आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आई विल से। ये बात करता है क्या, आर्टिकल 54 बात करता है इलेक्शन। अब वो प्रेसिडेंट के लिए मैंने किसी एक्स को अप्रोच किया, उसने मुझसे कहा कि ये प्रेसिडेंट का पोस्ट कहाँ लिखा है बताओ मुझे, तो आर्टिकल 52 दिखा दिया मैंने। उनने मुझे बताया कि भाई होता क्या है, तो मैंने बोला कि जी आप हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, आप हेड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव हैं, आप फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है सर, आपके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सर, आप जो हैं कोई मामूली इंसान नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा अच्छा, तो ये बताओ कि मुझे अंदर आने का, मुझे सीट पे बैठने के लिए करना क्या होगा। उन्होंने बोला सर कुछ नहीं करना, बस एक इलेक्शन फाइट करना है। कह रहे इलेक्शन, अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार इलेक्शन की बात कर रहे हो यार। बोला जी इलेक्शन तो फॉलो करना ही पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया उनके पास। देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो, आई थिंक 1998 की बात है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने फ़ोन किया कॉलेज के अंदर कि मुझे एपीजे अब्दुल कलाम से बात करनी है, ज़रा उनसे बात करवाइए। ये पढ़ा रहे थे उस वक्त, तो जैसे पढ़ा रहे हैं तो बीच में आया जो बुलाने वाला पियून था, जो भी था, उसने कहा कि जी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया है आपके लिए। कह रहा वो बिल्कुल, एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा रहते थे ना अपने काम में बड़े डेडिकेटेड रहते थे, मतलब अगर एपीजे अब्दुल कलाम का कंसंट्रेशन बिगाड़ना वाज नॉट अ इजी टास्क और बहुत जल्दी भड़क भी जाते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो है, मतलब सोचो इतने फोकस्ड रहते थे अपने काम के अंदर कि अपनी शादी की डेट भूल गए थे यार। शादी की डेट ऐसे इसका एक्सपीरियंस मुझे है नहीं लेकिन मुझे लगता है कि आई थिंक जिस इंसान का रहे उसका एक डेढ़ महीने बचा हो तो मुझे लगता है कि वो भूलता होगा या भूल पा रहा होगा, क्योंकि हर दिन काट रहा होगा कि यार 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ये अपनी जो है मतलब शादी की डेट ही भूल गए, तो इतने कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब पियून बुलाने आया तो ये पढ़ा रहे थे बहुत कॉन्सेंट्रेशन में, तो बोला कि जी प्रधानमंत्री जी का फ़ोन आया है, बात करने के लिए कह रहे हैं। कह रहे कि यार ठीक है, क्या कहते थोड़ा देर बोलिए, क्या कहते मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। अब यार अगर किसी पार्षद का भी फ़ोन आ जाता है ना, कॉमन मैन जो होता है उसको किसी पार्षद का भी फ़ोन आ गया ना, सबको पार्षद भाई पार्षद, प्रधानमंत्री का फ़ोन, एंड ही सेड कि बोलो कि थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। यार कमाल की पर्सनैलिटी रहेगी अब्दुल कलाम आज़ाद। उससे भी बड़ी बात ये सोचने की थी कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी वो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी रहे होंगे। उन्होंने कहा अरे पढ़ा रहे कोई बात नहीं, बाद में बात कर लूँगा मैं। तो ये होता है ना, सामने वाले की जो कंसंट्रेशन वो तो है ही है, लेकिन वहाँ पे वो भी नहीं, अरे प्रधानमंत्री का फ़ोन कैसे नहीं उठा रहा है, बात करवाओ अभी लेकिन ही अंडरस्टूड दिस थिंग। उसके बाद जब फ्री हुए तो फिर फ़ोन में बात हुई, तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं आपको एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। बोला क्या जिम्मेदारी देना चाहते हैं। बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप जो है देश के राष्ट्रपति का पद जो है संभालें। अरे मालिक, हम कभी निगम का चुनाव नहीं लड़े हैं, हम कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, हम सांसद का चुनाव नहीं लड़े, आप सीधा राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं उनने बोला कि बस आप जो है आप अपना नामांकन पत्र भरिए, बस बाकी जिम्मेदारी जो है हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। अब बिना किसी विरोध के जो है एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने। He was one of the finest president of India, and how much we were lucky. I was lucky. I can speak that I was very lucky that time, because मैंने अपने टाइम में तो देखा है जब देश में प्रधानमंत्री के तौर पे अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति के तौर पे जो है राष्ट्रपति के तौर पे एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये दौर देखा है। आपके युवाओं को ये सब नसीब नहीं होगा, जो 2 महापुरुष लीजेंड एक साथ ही जो है मतलब रहे हो देश के उस बड़े पदों पे। तो मिस्टर एक्स पूछ रहा है कि यार प्रेसिडेंट बनना है तो क्या करना पड़ेगा। बोला कुछ नहीं करना, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। कह रहे इलेक्शन कैसे होता है इसका इलेक्शन। कह रहा आपको हम पूरा प्रोसीजर बताएंगे अभी इलेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब उस मिस्टर एक्स को समझाना है कि भाई इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट।
ये जो समझ गए आप तो फिर तो बहुत कुछ समझ जाएंगे आप, मुझे भरोसा आप समझ भी जाएंगे। ये सब मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ, थोड़ा खुलने दो यार मेरे को। ओके, so this is article 54 that talks about the election of who? Election of president। देश के राष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहे हैं हम लोग। मिस्टर एक्स को समझाना है कि भाई इलेक्शन कैसे होता है। मिस्टर एक्स को समझाया जा रहा है कि सर देखो, पहले तो इलेक्शन जो है वो आपका डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। बोला वो क्या मतलब? बोला कि सर देखिए, जब देश में विधायक का चुनाव होता है ना, निगम पार्षद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव होता है, सांसद का चुनाव होता है, तो घर घर जाकर जो वोट मांगना होता है ना, वो वोट नहीं मांगना पड़ेगा आपको। आपको वोट मांगने की कोई जरूरत नहीं। घर घर जाके जिन लोगों ने वोट देकर इन विधायक और सांसदों को बनाया ना, ये विधायक और सांसद आपको चुनेंगे। ये है आपका इनडायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब पब्लिक ने विधायकों को चुना है, सांसदों को चुना है, और वो विधायक और सांसद मिलकर जो है वो आपको चुनेंगे। तो ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपका इलेक्शन कैसे होगा? इनडायरेक्ट होगा। इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? पार्टिसिपेंट जो होंगे वो पार्टिसिपेंट होंगे आपके कौन? इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोले तो लोकसभा, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जितने भी देश के अंदर जो विधानसभा है ना, उन सारे विधानसभा के अंदर, और ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन सब लोगों का जो वोट होगा ना, वो सारा का सारा जो वोट है, वो वोट पूरा का पूरा तैयार होगा, और वो बनेगा क्या? इलेक्टोरल कॉलेज। बोला अरे बाबा ये क्या सीन है यार, थोड़ा डिटेल में हमको बताओ यार, नहीं समझ में आया। इनडायरेक्ट इलेक्शन तो समझ में आ गया ना आपको, कि आपको जो है जनरल इलेक्शन जब होता है, जनरल इलेक्शन जब होता है तो उसके अंदर क्या होता है? पीपल ऑफ इंडिया जो है डायरेक्टली जाती है बूथ पर और वोट दे के आती है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो है डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसके अंदर एमपी और एमएल लोग जो है, ये लोग जो है वोट डालता है। लेकिन कौन सा वाला? इलेक्टेड। बोला इलेक्टेड? बोला कैसे इलेक्टेड? समझा नहीं आता, समझाओ हमको डिटेल में। बोला बहुत आसान, अभी हम समझा देंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं आप, अभी 2 मिनट में आपको सारा बता देंगे, बहुत आसान है। बोला अच्छा कैसे? देखिए, अरे देखिए समझिए, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। राज्यसभा के अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 543, जो देश के अलग अलग कोनों से चुनकर आते हैं। और जो 2 मेंबर होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। अब उसका कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया गया है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन ये 543 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, ये लोग वोट करेंगे पहले तो आपको, इलेक्टेड वाले। उसका राज्यसभा के अंदर टोटल जो है वो कितना होता है आपका? 250 में भी बाइफर्केशन होता है, वो क्या? 238 + 12 का। तो ये जो 12 है ना, ये आपको वोट नहीं देंगे, और ये 238 में से 233 जो है उसको एमएलए जो है अपने अपने स्टेट से चुनकर जो है राज्यसभा के मेंबर बनाकर भेजते हैं। तो ये जो 233 है, ये दोनों के दोनों मिलकर आपको वोट देंगे। ठीक है, ध्यान समझ में आ रही है बात? ये दोनों के दोनों जो है मिलकर आपको क्या करेंगे? वोट देंगे। और इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी है आपकी? 776। तो देश के 776 सांसद जो है वो आपको क्या करेंगे? मिलकर वोट देंगे, ठीक है। सांसद में ये हो गए। उसके बाद आपका जो है एमएलए में बात करते हैं। एमएलए के अंदर जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में ले लीजिए, तो यूपी में 403 आपके विधायक होते हैं, ठीक है ना, आपके एमएलएज होते हैं। तो ये जो एमएलए सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे वोट देंगे एमएलए। तो सारे ऐसे ही सारे के सारे स्टेट के एमएलए, सारे के सारे लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं वो ये, और प्लस जो है यूनियन टेरिटरी जो है हमारा दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर जो विधानसभा के अंदर जो हमारे हैं ना, ये यूनियन टेरिटरी के अंदर जो
इन दोनों में विधानसभा की फैसिलिटी है ना, तो इसमें भी जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड आपके एमएलएस हैं, वो सारे के सारे जो है आपको वोट देंगे। सर में आया कैसे काम हुआ? तो कुल मिला के लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, 28 राज्यों के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस दिल्ली और आपका पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स जो उसके लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, ये सारे के सारे मिलकर क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे अपना वोट। और ये जो वोट होगा, ये सारा का सारा वोट जो है इकट्ठा होकर बनेगा क्या, इलेक्टोरल कॉलेज। और ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, यही इलेक्टोरल कॉलेज जो है वोट के लिए काम आएगा। लेकिन वोट का शेयर कैसे बनता है, ये भी एक कहानी है सर, ये भी सुननी पड़ेगी आपको कि वैल्यू ऑफ वोट जो है वो कैसे डिसाइड होगा हर एमएलए का। अब ये समझने की बात है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया आपका क्या, पार्टिसिपेंट्स। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इतना जो डिटेल में ये सब कुछ गया है। आराम से रिपीट कर करके जो है आप 1-2 बार वीडियो को देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या हो गया कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या है कि सिर्फ एमएलए और एमपी पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन एमएलए और एमपी जो पार्टिसिपेट करेंगे कौन से वाले, इलेक्टेड वाले। कौन से वाले, इलेक्टेड वाले। इलेक्टेड वाले एमपीस, राज्यसभा लोकसभा दोनों के, प्लस एमएलएस, ठीक है ना। आपके एमएलएस कौन से, 28 स्टेट्स के, प्लस आपके एमएलए कौन से, जो 2 यूटीज़ के हैं, 2 यूटी के जो हैं आपका दिल्ली और पुडुचेरी, ये सारे के सारे कौन होंगे, पार्टिसिपेंट होंगे। अब सवाल ये बनता है कि ये नॉमिनेटेड वाले क्यों नहीं, नॉमिनेटेड वाले जो है क्यों नहीं, आखिर इनको क्यों नहीं लिया गया? भाई नॉमिनेटेड वाले मेंबर्स को अगर लेंगे, मान लो 245 में से जो है 12 सांसदों को जो है राज्यसभा के वो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। या एंग्लो इंडियन भी अगर मान लो होता, अगर उसको भी देख ले एक बार नॉमिनेशन उसका भी, अगर वो नॉमिनेट करते वो होता, तो वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत से जो है वो क्या बने हैं, वो सांसद बने हैं राज्यसभा के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट का इन्फ्लुएंस वोटिंग के टाइम पे उन पे होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली बात है होगा। तो ऐसे में जो ये बायसनेस है ये कहीं ना कहीं हो जाएगी। और इलेक्शन क्या चाहिए, अनबायस चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है। तो ऐसे में नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रेसिडेंट की तरफ टिल्टेड होना आम बात है। तो ये टिल्टेड ना हो, इसी वजह से क्या कर दिया, इनको कैंसिल ही कर दिया कि ले बाबू तू जा, तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कि तेरा यहाँ कोई नहीं, तेरा यहाँ कोई नहीं गोलू। ओके, उसके बाद कौन है, उसके बाद है वैल्यू ऑफ वोट्स। ये भी एक अपने आप में जो है चैलेंजिंग टास्क है। मिस्टर एक्स समझ रहे हो ना, तुम समझ रहे हो? इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? जनता से जाकर वोट नहीं मांगना है, 2 को 4 बताकर वोट नहीं मांगना है, ठीक है? जनता से जाकर नहीं मांगना है बिल्कुल भी वोट। जनता को नहीं कहना है कि आपके लिए जो है हम आपकी गलियों को जो है वो पेरिस और हम फारस की तरह बना देंगे, ये सब बातें नहीं कहना है जनता को जाकर। जनता को जाकर ये सब झूठ नहीं पड़ोसना है। जनता जनता जो है बहुत तेज हो गया अब। जनता तेज हो जाती तो फिर बात ही क्या थी। ये कहते हैं कि देश के 70-75 साल से जो है देश की सरकारें नहीं बदली है, जो भी आता है झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है, कोई जो है एक भी ईमानदार नहीं है, कोई भी एक जो है काम करने के लायक नहीं है, सब झूठे हैं, मक्कार है। अरे यार, ये पिछले 70-75 साल से इन्हें चुनकर भेज कौन रहा है? आखिर इनको इलेक्शन में जिताकर भेज कौन रहा है? अगर देश में पिछले 70-75 सालों से देश की सरकार नहीं बदली है, सरकार का मिजाज नहीं बदला है, निज़ाम नहीं बदला है, तो इसको चुनकर भेज कौन रहा है? इसको भेजने वाले लोग हैं कौन, मुझे ज़रा इसका पता लगाना है पहले तो। गलत कौन, जनता या नेता? ये देश चलता किससे है? वी द पीपल ऑफ इंडिया है। और वी द पीपल ऑफ इंडिया से वोट लेने के बाद पलट के यही लोग इन्हीं से बोलते हैं कि हु द पीपल ऑफ इंडिया। कौन भारत के लोग? हम नहीं जानते किसी को। तुम्हारे एक वोट से सरकार बनी है हमारी, है? हम तुम्हारे एक वोट से एमएलए बने हैं। भाग रहे हैं, नहीं भाग रहे हैं यहां से। 2-4 चीजें हमारे यहाँ पे जरूरी है जो हमने शायद नहीं ध्यान रखा।
ठीक है, 2-4 चीज़ों पे काम करना ज़रूरी था, आगे बताऊंगा क्या क्या है वो। ओके, वैल्यू वोट्स। अब यार ये अपने आप में ये भी एक बड़ा टेंशन है, ठीक है ना। वैल्यू वोट्स कैसे निकाला जाता है, एमएलए का और एमपीज़ का जो है वैल्यू वोट अलग अलग निकाला जाता है। ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। देखो इसमें बता रखा है कि टोटल, पहले एमएलए का निकाल लो, क्योंकि एमएलए का ही जो है एमपी में काम करता है। एमएलए का जो वोट, वैल्यू ऑफ वोट है, वो कैसे निकलेगा, जो भी पॉपुलेशन है स्टेट की, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली का लेंगे अभी हम, दिल्ली का एग्जांपल के तौर पे, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन तुम्हारे स्टेट की जितनी है प्लस टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, कहीं आप फिर से इलेक्टेड वर्ड ना हटा दो, ठीक है। इस एक शब्द के ना होने की वजह से जो है ना, एग्जामिनर आपके सीट को ऐसे करके ऐसे काटेगा, बिल्कुल सलमान खान के टाइप। सलमान खान की एक मूवी थी, उसमें ये ऐसे ऐसे करके मारता था विलन को। एक पुरानी ज़माने, पता नहीं कौन सी फिल्म थी, सुनील शेट्टी की, मोहरा। मोहरा में भी वो ऐसे ही मारता था, ऐसे निशान बना देता था। अजीब, मतलब पहले के ज़माने के जो हीरो थे उनका स्वैग ही अलग था। तो ध्यान रखेंगे कि वो ऐसे करके ऐसे काट देगा वो, ठीक है, ध्यान रखना। इसीलिए पहले सर्कल करेगा फिर काट देगा। तो इलेक्टेड वर्ड लिखना मत भूल जाना। तभी तो कहते हैं कि नॉलेज लेने के लिए कोई भी, एनीबडी कैन बी देयर टू हैव द नॉलेज रिगार्डिंग यूपीएससी और एनी अदर एग्जाम, यू कैन से। लेकिन उस चीज़ को लिखना कैसे एग्ज़ाम के अंदर, इसके अंदर 100 में से 90 बच्चे जो हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते, और इसी वजह से कोई 10 जो है सेलेक्ट होकर जो है ऊपर जा पाता है। पढ़ना, जानना, सीखना, इसकी कला तो सबके अंदर हो जाती है डेवलप, लेकिन जो लिखने की कला है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट कला जो है यूपीएससी के अंदर कोई है तो वो लिखना। और ख़ासकर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन जैसे सब्जेक्ट से डील करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कहा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में या लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते। अगर अब्सेंट बोला हुआ और वैकेंट बोला हुआ है तो अब्सेंट और वैकेंट दोनों का मतलब अलग है, ये सिनोनिम्स नहीं है। यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं होते, यहाँ पे सिनोनिम्स नहीं होते। तो इसीलिए बहुत बारीकी से समझ के लिखना होता है दोस्तों। अब एमएलए का जो वैल्यू ऑफ वोट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स और एमएलएस, अपॉन में जो है कई जगह पे बंदे इसकी जगह पे नीचे कर देते हैं इसके 1000, या आप इसकी जगह पे ये कर सकते हैं कि ऐसे ना लिखे, आप इसके इनटू में लिख दे 1000, ठीक है, 1000 पर 1000 पे कितनी पॉपुलेशन आ रही है। तो आपके प्रदेश में कितनी, क्योंकि इससे क्या होगा कि सबका वोट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पड़ जाएगा देखा जाए तो। टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगर हम देखें तो जैसे मान लो कि दिल्ली का, अगर मान लो कि 1,40,00,000 लूँ, अरे यार 1,40,00,000, फिर 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा यार, 1,40,00,000, तो जीरो संभाल के, ठीक है। बड़ी दिक्कत है यार, सोचो जीरो नहीं लगा पा रहे हैं करोड़ में, यार कमाएंगे कैसे यार। यार संवित पात्रा की ऐसी बेइज्जती हो गई थी ना, जीरो नहीं बता पाया था। 5 ट्रिलियन में कितनी, 10 की पावर 12, बार बार गौरव वल्लभ कह रहे हैं 10 की पावर 12, 10 की पावर 12, आओ प्रोफेसर सिखा दे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, ठीक है, अगर कहीं कहीं पे ना हो पा रहा हो तो कोशिश करें थोड़ा सही से। 1,40,00,000 की पॉपुलेशन को मैं ऐसे ही फिगर आउट करके चल रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत पुराना दिल्ली का पॉपुलेशन का लेके चल रहा हूँ, मैं पुराने ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का जो है पॉलिटी का टीचर हूँ, ओके। और 70 जो है यहाँ पर क्या कहते हैं आपकी जो है एमएलए दिल्ली में है, वो तो अभी भी है वर्तमान में। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मैं नया भी हो जाता हूँ, कभी कभी मैं अंग्रेज़ों के ज़माने का टीचर हो जाता हूँ और कभी कभी मैं नए ज़माने का भी हो जाता हूँ। तो कुछ डाटा मैं आज के ले रहा हूँ, कुछ पुराने ले रहा हूँ, ठीक है। अपने आप को करेक्ट करने के लिए मैं कहीं से भी कर दूँगा इसीलिए ध्यान रखेंगे। तो 1,40,00,000 जो है वो पॉपुलेशन है, 70 विधायक है और 1000 से कर दिया इनटू।
अब काटा पीटी करो यार इसके अंदर, 3 जीरो से यहाँ 3 जीरो गए, 1 जीरो से जो है यहाँ पे 1 गया, 7 से यहाँ पे 2 गए, तो कितना हो गया 200। तो एक विधायक का जो वोट शेयर आ गया वो कितना आ गया 200। इसको दोबारा इंटू कर दो 70 से, निकल जाएगा दिल्ली का टोटल जो है, दिल्ली का मिलाकर जो है आपका निकल के आ जाएगा कि इतना जो है दिल्ली के विधायकों का वोट शेयर है। बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हर एमएलए अपना इंडिपेंडेंट ही वोट डाल रहा है, तो फिर क्या है इंटू करना। तो ऐसे हर एमएलए जो जाएगा उसका वोट शेयर दिल्ली में कितना होगा 200। ये ऊपर नीचे हो सकता है, ध्यान रखेंगे, दिल्ली का अलग, यूपी का अलग, हर जगह की पॉपुलेशन अलग है। अब यूपी की पॉपुलेशन जो है वो बता रहे हैं, अभी बाबा बुलडोज़र बाबा हर जगह घूम घूम के कह रहे थे कि 25 करोड़ के करीब जो है आबादी हो गई है यूपी की, इसीलिए यूपी में जो है जनसंख्या नियंत्रण पे काम करना आवश्यक है। तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून लेके आ रहे हैं वो पॉपुलेशन की वजह से, तो वहाँ का डाटा जाहिर सी बात है अलग ही निकलेगा। ऐसे हर जगह का डाटा अलग अलग निकलेगा। और ऐसे जो आपके 28 राज्य और आपके जो हैं 28 राज्य और 2 जो आपके यूनियन टेरिटरी से जो निकल के आए ना, वो सारे के सारे, उन सारे के सारे जितने भी वैल्यूज़ होंगे वोट्स के एमएलए के पूरे थ्रू आउट द कंट्री, जितना भी है आप पूरे देश के अंदर, उसको हम इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसको हम इकट्ठा करेंगे और उससे हम एमपी का जो है वैल्यू शेयर निकालेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू एमएलएज ऑफ दिस कंट्री एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एमपीज, कौन से एमपीज, इलेक्टेड एमपीज। देख रहे हो, कभी कभी जानबूझ के भी कभी कभी जो है निकल जाता है शब्द। ये जो है टोटल निकाल के लेके आएंगे, जो भी निकल के आएगा। जैसे एमपी की संख्या अभी मैंने आपको बताया कि 776 है हमारे यहाँ, और जो भी वहाँ पे ऊपर वैल्यू आएगा एक्स, उसको निकाल देंगे तो एक एमपी की जो वैल्यू है, एक एमपी की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इतना वोट शेयर एमपी का है। और ये सारे के सारे अपना अपना वोट शेयर लेकर अपने अपने, जैसे एमएलए अपने अपने विधानसभा में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के लोकसभा में, राज्यसभा के राज्यसभा में जाएंगे, अलग अलग अपना अपना वोट देंगे। और उसके बाद जो है वोट दिया कैसे जाएगा, वो कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये वोट शेयर लेकर जाएंगे सारे के सारे वोट देने के लिए। तो समझ में आया आप लोगों को कैसे चला? मिस्टर एक्स वापस आओ। तो मिस्टर एक्स जो है इसका क्या है, इसका इलेक्शन जो होगा वो प्रेसिडेंट का, वो कैसे करवाएंगे हम? तुम्हारा इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, पहली बात तो ये, जिसमें तुम जनता से जाकर वोट नहीं मांगोगे, झूठ नहीं बोलोगे। ठीक है, प्रेसिडेंट बनने के लिए तो 2-4 झूठ बोल ही देता है इंसान, क्या दिक्कत है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा तुम्हारा, और पार्टिसिपेंट जो होंगे तुम्हारे इलेक्शन में कौन होंगे? सारे इलेक्टेड मेंबर होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी एमपीज हैं देश के, और सारे के सारे एमएलए जो इलेक्टेड हैं, जिनको जनता ने चुना है डायरेक्ट, और वो लोग वोट देंगे आपको इनडायरेक्ट। तो ये हो गया ना इनडायरेक्ट इलेक्शन। उसके बाद वैल्यू निकालेंगे वोट्स का, हर एमएलए का अलग अलग और हर एमपी का अलग अलग। एमएलए का जो वोट शेयर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू में 1000, जितना निकल के आएगा वो क्या है? वैल्यू ऑफ वोट है एक एमएलए का। और वो एमएलए क्या करेगा? उस वैल्यू ऑफ वोट को लेकर जाएगा वोट देने। वोट देगा कैसे वो अभी मैं बताऊंगा, लेकिन ये हो गया एमएलए का। प्लस एमपी का कैसे होगा? एमपी का निकलेगा आपका, एक एमपी का वोट शेयर कैसे निकालेंगे? जितना भी पूरे देश में जो 28 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है जितना भी वोट शेयर निकल के आएगा, सबको इकट्ठा करेंगे हम लोग। उस सारे के सारे वोट शेयर को जो इकट्ठा करने के बाद जो है वो उसको डिवाइड किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ एमपी से। और टोटल नंबर ऑफ एमपी जो है हमारे देश में वो कितना है? यहाँ पे 543 और 233 कुल मिला के 776, 776। इससे करेंगे डिवाइड, और उसके बाद निकल के आ जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ हु? एमपी, एक एमपी। और ऐसे करके अलग अलग एमपी जाएंगे वोट देने के लिए अपने अपने जो भी उनका लोकसभा या राज्यसभा होगा उसके अंदर। लेकिन वोट देंगे कैसे, वो एक अलग, वो भी एक अपने आप में एक अलग कहानी है। उस कहानी को भी हम समझेंगे। पहले चलो मैं उसको पहले समझा देता हूँ, बाद में बाकी सारी बातें हालांकि इससे जुड़ी कुछ बातें हैं, पूरा मैं डिटेल में आपको डाटा दे देता। ठीक है, मगर मैं चाहता हूँ कि पहले आपको मैं वो भी बता दूँ। वो बता दूँ या ये बता दूँ? यही बता देता हूँ पहले यार। ठीक है, वो मैं आपको फिर मैं वोट दिलवाने जाऊँगा। समझ में आया मिस्टर एक्स?
अब वोट देने का सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमारे देश के अंदर जो है वो है 776। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये डाटा जो है आपको मतलब कि कहीं और से ढूंढना पड़ेगा। इससे बेटर है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लो, साथ साथ लिख लो। जो मैं लिखवा रहा हूँ टोटल सारे के सारे एक साथ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। अगर एग्ज़ाम में, मेंस के एग्ज़ाम में इसमें लिख देंगे तो कसम से मतलब नंबर जो है, मतलब हो सकता है कि आपको जो है यूपीएससी घर पे ही आपको लेने आ जाए कि तुम क्या कर रहे हो मिस्टर एक्स, घर पे बैठे हो, तो हमारे साथ चलो, तुम्हें हम डीएम बनाएंगे, एसडीएम बनाएंगे, एडीएम बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे। तो हो सकता है वो तुम्हें घर पे लेने आ जाए, ठीक है। तो मैं कहूँगा लिख लो इसको, ठीक है, जिससे कि कल को भाई लेने आए तो तुमको पहले लेने आए, कहीं तुम्हारे पड़ोसी मिस्टर वाई को ना ले जाए। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स देखें हम तो वो हमारा कितना है 776। और टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ 1 MP जो है वो कितना है, वो आपका 708 है। कितना है, 708 है, ठीक है ना। कितना है, 708। द वैल्यू ऑफ ईच MP's वोट इज हाउ मच, दैट इज 708, ठीक है ना। अब टोटल काहे लगाए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ईच MP, ठीक है ना, वो कितना है आपका 708 हो गया। दो चीज़ें हो गई। टोटल नंबर ऑफ MP कितने हैं 776, उनके क्या कहते हैं वैल्यू है कितने आपके 708। जो MLA हमारे पास टोटल है जो है वो टोटल MLA हमारे पास जो है, टोटल नंबर ऑफ MLA जो हमारे पास है वो हमारे पास है आपका 4120। देख रहे हो, ये बीच में एक बेमतलब में आ गया, ठीक है। 4120 हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ MLAs हैं। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर लोकसभा, अगर लोकसभा के अंदर देखें कि वैल्यू ऑफ वोट्स कितना है, अगर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर देखें, राज्यसभा का जो टोटल नंबर निकालते हैं हम लोग, जो वैल्यू निकालते हैं वोट का, अगर वो देखें कितना कितना निकलता है तो उसको देखेंगे तो आपका निकलता है 3,84,444, 3,84,444 जो है ये आपका निकलता है किसके लिए, दैट इज आई विल से राज्यसभा। और 1,64,964, 1,64,964 ये उन लोगों के लिए है, ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको 59 नहीं समझ में आता है, 69 नहीं समझ में आता है कि उसका इंग्लिश में क्या होता है मतलब, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो हमारे एकदम एमिनेंट क्लास के जो है, जो CBSE से पढ़े हुए एकदम टॉप में, उन बच्चों के लिए है। और कुछ देखता हूँ मैं, कुछ स्टूडेंट आते हैं उनके अलग ही नखरे रहते हैं। सर ये 69, ये जो सर 59 है सर, इसको क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में, कैन यू प्लीज़ टेल मी अबाउट दैट सर। मैं कहा आ रहा हूँ बता रहा हूँ तुम्हें, आ रहा हूँ। अलग ही नखरे होते हैं इनके। तो ये जो है आपका क्या हो गया, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MPs वोट जो है आपके, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल MPs, अच्छा मतलब हाँ ये जो है आपका निकल के आ गया। उसके बाद जो है अगर मैं पूरा इकट्ठा कर दूं, इन दोनों को मिलाकर अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, 5,49,000 और आपका जो है 408, ये निकल के आ जाएगा MP का। अगर हम टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MP देखें, अगर हम ऑल MLAs अगर हम देखें तो ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा कितना, 5,49,000, 5,49,495। कुछ दिख रहा है यहाँ पे नंबर में, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स अगर हम इन दोनों को मिलाकर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 10,98,000 और 903, 10,98,903। और यही जो है वोट जो है पूरे टोटल आपके जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में आपके आते हैं, ठीक है ना, इतने। और आप लोगों की बस एक ही जिम्मेदारी है कि बस मुझे इतना बता देना, एकदम एग्जैक्ट डाटा बता देना कि द्रौपदी मुर्मू का भी जो इलेक्शन हुआ, जो प्रेसिडेंट बनी है हमारे देश की, वो उनको कितने वोट एग्जैक्ट मिले। ऐसे मुझे लग रहा है पता ही होगा आप लोगों को। साथ में जो विपक्ष में थे उनको भी बताना कि कितने वोट मिले, ठीक है।
आप मेरे को एकदम एग्जैक्ट डाटा जो है वो सारे कमेंट में मुझे लिख कर बताएंगे कि कितने कितने वोट्स मिले हैं। तो समझ में आया टोटल नंबर ऑफ एमपीज़ को जो है वो कितने हैं आपके 776 है। 776 एमपी हमारे देश के अंदर है और हर एमपी का जो वोट शेयर है वो कितना है 708। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ जो एमएलएस हमारे देश के अंदर है वो कितने हैं 4120। 4120 हमारे देश में विधायक हैं और 776 हमारे देश में जो है वो चुने हुए सांसद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और चुने हुए विधायक मैंने बताया आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि सारे के सारे जो टोटल नंबर ऑफ आपका लोकसभा के अंदर जितने भी जो एमपी हैं उन सबका जो वोट, उनका जो शेयर है वोट का कितना है 3,84,444, मतलब 3,84,444। और राज्यसभा में अगर हम बात करें तो 1,64,964। ठीक है ना, मतलब कि 1,64,964 जो है दोनों का, मतलब कि वोट शेयर है राज्यसभा के मेंबर्स का। दोनों को मिला दे तो 5,49,408 जो है 5,49,408 जो है वोट शेयर है वो किसका, आपका टोटल, आपका टोटल हमारे देश के अंदर जो है वो क्या है आपके सांसदों का एमपीज़ का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, इलेक्टेड एमपीज़। ओके, और अगर मैं बात करूं आपका टोटल नंबर ऑफ जो वैल्यू ऑफ वोट्स हैं एमएलएस के हमारे पूरे देश के अंदर वो कितना है 5,49,495। ये पूरा एग्जैक्ट है। ये वोट देने जाते हैं और जब ये वोट देने जाते हैं उसके बाद जो है आपका जो है टोटल जो है आपका डिसाइड होता है कि भाई हाँ इतने वोट, वैल्यू ऑफ वोट है, और इनमें से जो जितना हिस्सा मिलेगा, जिसको ज़्यादा मिलेगा, जिस हिसाब से वो कोटा बना रखा है, इसका आर्टिकल 55 है, मैं बताऊंगा। फिर वो जीतते हैं। और कैसे जीतते हैं मैं पूरा प्रोसीजर बताऊंगा मिस्टर एक्स, मेरे साथ चलते रहो, बिल्कुल चलते रहो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो लिख लो, नालायको लिख लिया करो। इससे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर पहले से ही पता है तो फिर तो सुनो, बस आराम से सुनो, बैठ जाओ एकदम सोफे वोफे में जो है पॉपकॉर्न लेके जो एकदम फैल जाओ। ठीक है, जितना कंफर्ट ढूंढ कर पढ़ सकते हो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का ये प्रिपेयर नहीं है और पहली बार अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, पहली बार, आपका बहुत टाइम सेव हो जाएगा। साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ नोट करते चलो। एक भी चीज़ मैं कोशिश नहीं कर रहा, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी चीज़ जो है आपका छूटे ना। सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। आप गूगल करेंगे, अलग अलग टीचर्स को रेफर करेंगे, वो सब करने की आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ साथ में लिखते चलो यार, तुम्हारा ही टाइम बचेगा, तुम्हारा ही अभी का लगाया हुआ एफर्ट जो है वो आगे का टाइम बचाएगा। ये एक साल में तैयारी करके जो सिलेक्शन ले लेते हैं, ये 1.5 साल में सिलेक्शन ले लेते हैं, ये कौन से लोग हैं? वही लोग हैं जो तुम जैसे आलसियों को जो है पीछे छोड़कर जो है बहुत आगे निकल जाते हैं गोलू। क्योंकि वो लोग जो है तुम्हारी तरह जो है फैल कर जो है बस कानों में एयरफोन लगा के लीड लगा कर जो है वो सिर्फ लेट नहीं जाते, बल्कि वो नोट मेकिंग भी करते हैं, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। उनका बहुत टाइम सेव होता है, और वो वही टाइम जो बचा हुआ टाइम होता है उनका, वो सेव टाइम जो होता है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में लगाते हैं। समझ में आया? तो लिख लोगे तो बहुत बढ़िया है, बाकी तो फिर अपना काम चल ही रहा है। अब एक चीज़ मैं आपसे अभी मैं एक आता हूँ मैं, ठीक है, अभी एक क्वेश्चन पे आता हूँ, फिर मैं आप लोगों से क्वेश्चन लूँगा। पहले मैं आपको कंफ्यूज करूँगा, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कन्विंस करूँगा। ठीक है, ऐसे उल्टा होता है, इफ़ यू कांट कन्विंस देन मेक देम कंफ्यूज। लेकिन यहाँ पे ओके गोलू कम बैक। सो व्हाट आई वाज स्पीकिंग कि इलेक्शन कैसे होगा तुम्हारा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शन के बाद क्या होता था तुम्हारा? पार्टिसिपेंट कौन कौन होते थे? पार्टिसिपेंट जो होते थे वो तुम्हारे कौन कौन होते थे? इलेक्टेड मेंबर्स। कौन होते थे? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपके, मैं ऐसे ही बताता हूँ, इलेक्टेड मेंबर्स जिसमें कौन कौन है? इलेक्टेड एमपी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और ऊपर से इलेक्टेड एमएलएस। ठीक है, आपके कौन से? 28 स्टेट्स से, और प्लस जो है आपका लास्ट में क्या है? इलेक्टेड एमएलएस ऑफ जो 2 यूटी हैं आपके, कौन कौन से आपके? दिल्ली और पुडुचेरी। ये हो गया पूरा का पूरा। वैल्यू ऑफ वोट बता दिया मैंने। वैल्यू ऑफ वोट जो है वो कैसे है? वैल्यू ऑफ वोट कैसे डिसाइड हो रहा है आपका?
वैल्यू ऑफ वोट जो डिसाइड हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एमएलए का जो है वो कैसे है, आपका जो है टोटल नंबर ऑफ आप पॉपुलेशन ऑफ योर स्टेट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स, जितनी भी सीट्स हैं इनटू में क्या है 1000, जो निकल के आ जाएगा वो एमएलए का होगा। एमपी का क्या होगा, एमपी का जो है ना एक सिंगल का ही निकाल रहे हैं ना, चलो कोई नहीं, तो मैं क्या, उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू हु, असाइंड टू एमएलएस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एमपीस, ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर है। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ वोट। अब मेरा एक क्वेश्चन अभी इसके बाद मैं वोट शेयर बन गया है। अब मैं क्या करवाऊंगा आप लोगों से, अब आप लोगों से मैं वोटिंग करवाऊंगा। वोटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है, वोटिंग अभी करवाने वाला हूँ आप लोगों से। आप लोग तैयार रहेंगे, सारे वोट कैसे करते हैं मैं बताऊँगा आपको सारी की सारी चीज़ें। पहले लेकिन एक सवाल आ जाए, एक सवाल ये है कि मुझे इतना बता दो कि भाई ये जो प्रेसिडेंट है, कहाँ गया प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट जो है ये तो यूनियन के हैं, तो ये छोटा जो है एमएलए क्या कर रहा है यहाँ पे, ये जो प्रेसिडेंट है वो किसके हैं, वो यूनियन के हैं, तो ये एमएलए कर क्या रहा है यहाँ पे, एमएलए तो स्टेट फिगर है, ये तो स्टेट का पर्सन है, फिर ये यूनियन में क्या कर रहा है भाई, ये यूनियन में कर क्या रहा है, मुझे बस इतना बता दो एक बार, ध्यान से जल्दी बता दो मेरे को, कमेंट कर दो 2-4, क्या ही कमेंट करोगे यार, ये रिकॉर्ड पे चल रहा है, ये कमेंट करेंगे, बाद में करना और पूरा एक्सप्लेन करना वैसे जैसे कि मेंस के आंसर राइटिंग में एक्सप्लेन करते कि सर दीज आर द फॉलोइंग रीजन्स बिहाइंड द एमएलएस दोज हु आर गिविंग देयर वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो उसमें पूरा बताना डिटेल से मेरे को कि सर ये रीजन्स हैं। तब तक के लिए मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है ना, यहीं पॉज करके सीधा आंसर लिखने लग जाना अगर तुम्हें पता है तो, वरना जिनको नहीं पता है वो आ जाएंगे। मिस्टर एक्स कहाँ गया यार, मिस्टर एक्स सर प्रेसिडेंट बनना ना छोड़ दे कहीं, भाग ना जाए कहीं, इतना लेंथी प्रोसीजर देख के मुझे लग रहा भाग ना जाए प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना कोई मामूली काम नहीं है देश के अंदर। देखो एमएलए जो है उसका ये पता होना कि प्रेसिडेंट कौन बन रहा है देश में, और वो जो प्रेसिडेंट बन रहा है उस प्रेसिडेंट के अंदर जो है एमएलए की भूमिका का होना इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास एक आर्टिकल है, दैट इज़ आर्टिकल 356, अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 356 जो है वो एक ऐसा अधिकार देता है प्रेसिडेंट को जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन, जिसे हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट ऐसा आ गया जो प्रेसिडेंट जो है वो अगर बायस रहा किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से, या वो बायस रहा हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम में, तो हो सकता है कि किसी भी एमएलए पे जब चाहे वो क्या कर दे, वो प्रेसिडेंट्स रूल लगा दे कोई भी बहाना ढूंढ कर। तो स्टेट के ऊपर कोई प्रेसिडेंट रूल का दबाव ना बना के रखे प्रेसिडेंट, इसीलिए उस प्रेसिडेंट के चुनाव में जो है एमएलएस का होना भी ज़रूरी है, कि एमएलएस को भी पता रहे कि भाई ये जो सो एंड सो प्रेसिडेंट है इसको मैंने चुनकर भेजा है, नहीं ये सही पर्सन है, ये बिना वजह जो है मेरे स्टेट के अंदर इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, हमारे स्टेट के अंदर आपातकाल की घोषणा जो है नहीं करेंगे। तो आपको गलत तरीके से कोई स्टेट इमरजेंसी के ऑर्डर ना पास कर दे प्रेसिडेंट, तो इसीलिए आप भी क्या चाहेंगे, आप भी चाहेंगे ना कि अच्छा प्रेसिडेंट चुन के जाए, तो आप भी कहेंगे कि हमें भी अधिकार दो भाई, हमें भी अधिकार दो। तो ये जो आर्टिकल 356 है सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि जिसकी वजह से क्या है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर एमएलएस को जो है पार्टिसिपेंट बनाया गया है, वरना वो प्रेसिडेंट तो फिर अपनी मर्जी चलाएंगे एंड देन उसके बाद वो जो है आपका प्रेसिडेंट्स रूल लगा देंगे। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ व्हाट, पार्टिसिपेशन ऑफ एमएलएस एंड एमपीज। अब इसके बाद ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का भी फंडा समझ में आ गया, पार्टिसिपेंट कौन है ये भी समझ में आ गया, वैल्यू ऑफ वोट कितना कितना है वो भी समझ में आ गया। अब हम सबको लेके चलते हैं क्या करने, वोट दिलवाने के लिए। चलो वोट दिलवाने ले चलते हैं सब लोगों को, चलिए स्टार्ट करते हैं। वोटिंग्स हो रही है, ठीक है, ओके। कैंडिडेट चुन लेते हैं, ए
बी और सी, 3 कैंडिडेट हैं, ए बी सी, 3 लोग मिलकर क्या करेंगे, वोटिंग्स देंगे, ठीक है। अब एक एक करके एमएलए आएगा, वोट देगा, ध्यान रखेंगे, ओके। सबसे पहला एमएलए आता है और वो कहता है कि भैया हम जो है ये आपका जो है प्रेसिडेंट, ये जो बी है, बी हम इसको चुनते हैं। मैं कोई पर्सन ले लेता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। आपको मैं पर्सन के तौर पे किसी को ले लेता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि ये ए में जो है, ये आपके अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हुए थे वो कौन थे, अभी हाल ही के इलेक्शन में जो है आपके यशवंत सिंह खड़े हुए थे। तो मान लो कि ये ए है, ये रामनाथ कोविंद जी हैं बी, और ये सी कौन है, दैट इज़ द्रौपदी मुर्मू। अब मान लो कि जो पहला एमएलए जो है वोट देने के लिए निकल रहा है, सबसे पहले किसको बुलाए, ये एमएलए को बुलाए, एमपी को बुलाए, एमपी को बुलाते हैं, पहले बुलाते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी इज़ अ गुड पर्सनैलिटी, आई लव राहुल गांधी। क्या मजाक वाली बात क्या है, मुझे बहुत पसंद है राहुल गांधी के बारे में, मैं कुछ नहीं सुन सकता। देखिए दोस्तों, देखिए अच्छा लगा आपको, मार दीजिए एक बार। हाँ, सही मजे लेते हैं मोदी जी। भाइयों और मानो, मुझे लगता है कि ओके ठीक है मित्रों। तो आपके राहुल गांधी जी पहले आ रहे हैं और राहुल गांधी जी ने बोला कि मैं जो है पार्टी से जो है पार्टी लाइन से आगे जाकर जो है मैं रामनाथ कोविंद जी को जो है दोबारा प्रेसिडेंट देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि रामनाथ कोविंद जिन्होंने पिछले 5 साल में जो सरकार और हमें चलाया है, अच्छा चलाया है, आगे चलाते रहे, मैं चाहता हूँ रामनाथ कोविंद। और ये वोट देकर जो है जाने लग गए। अच्छा, इसकी सारी जिम्मेदारी होती है चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, इसकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट की इलेक्शन की, वाइस प्रेसिडेंट की उनके हाथ में होती है। ये वोट देकर जो है जाने लग गए। इन्हें बुलाया राहुल गांधी को, कह रहे गांधी जी इधर आइए। अरे गांधी जी यार कलेश हो जाएगा यहाँ पे। एक तो क्या करो ना, ये जो डायनेस्टी है, ये महात्मा गांधी से शुरू होकर जो ये राहुल गांधी तक पहुँची है। तो सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, अब राहुल गांधी जो है वोट देकर, रामनाथ कोविंद को वोट देकर जो है वो जाने लग गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि अरे राहुल गांधी जी जरा वापस आओ, ये क्या कर रहे हैं आप, आपको वोट देने का तरीका नहीं पता, ये कोई जनरल इलेक्शन है क्या। बोला क्या हो गया, पागल समझे हो क्या मुझे, ज़्यादा समझदार हो गया तुम, यहाँ पे 3 बंदे मैं दे चुका हूँ अपना वोट रामनाथ कोविंद जी को। कह रहे यही तो नहीं समझे आप, जनरल इलेक्शन के अंदर ऐसा होता है कि अगर आम आदमी पार्टी का है यहाँ पे, और एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीएसपी है, एक तरफ एसपी है, एक तरफ टीएमसी है, ये आम इलेक्शन में होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, उसमें होता है ये कि भैया आपने किसी एक को ही दिया तो इसी का ही चलेगा, या आपने किसी एक को दिया है तो आपका इसका नहीं चलेगा। ये इसमें चलता है हिसाब किताब, किसी एक को वोट देना। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इस वोट सिस्टम का नाम जो है, जो आप वोटिंग देने जा रहे हैं, पहले तो आपको मैं ये नाम बता दूँ क्या, आप भी यार इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, इनको ये भी समझाना पड़ रहा है। ये जो आप जो सिस्टम लेके चल रहे हैं, इस सिस्टम को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन with single transferable vote, with single transferable votes on the basis of preference। तो ये क्या है, ये आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना है और प्लस प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने वोट का कुछ पोर्शन किसी एक को, कुछ पोर्शन किसी दूसरे को, और प्रेफरेंस के हिसाब से दोगे। तो मतलब आप ये कहो कि पहले नंबर पे आप किसको चाहते हैं, रामनाथ कोविंद जी को। अगर मान लो कि ये नहीं जीते तो दूसरे नंबर पे आप किसको चाहते हैं। अगर मान लो कि इसके अलावा अगर किसी दूसरे को चुनना हो तो दूसरे पे कौन, तो बोला कि दूसरे बताओ, दूसरे पे कौन, तो उन्होंने बोला कि दूसरे पे तो भाई मैं यशवंत सिन्हा को ही चुनूंगा। बोला तीसरे पे जाके मैं जो है द्रौपदी मुर्मू को बोलूँगा कि चलो ठीक है, अगर ये दोनों नहीं बन पा रहे तो द्रौपदी मुर्मू बन जाए। इसको कहते हैं पोर्शंस में जो है अपने वोट को बांटना और प्लस प्रेफरेंस के हिसाब से देना कि मेरी पहली प्रेफरेंस कौन है, रामनाथ कोविंद, दूसरी प्रेफरेंस मेरी कौन है, दैट इज यशवंत सिन्हा, और तीसरी प्रेफरेंस अगर मेरी कोई बच गई तो वो क्या है, द्रौपदी मुर्मू। अगर 4 लोग होते तो चौथे भी वोट डलता, अगर 5 लोग होते तो 5वें पे भी वोट पड़ता। प्रपोर्शंस में आपको क्या है, वोटिंग्स देनी है और प्रेफरेंस बेसिस पे आपको सिलेक्शन करना है कि किस किस को वोट देना है। ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन है जनाब, ये आम इलेक्शन नहीं है, ये देश के राष्ट्रपति का चुनाव है।
ये हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव है। सुन भाई बात, ये हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव का चुनाव है, ये आम चुनाव नहीं है। बोला अच्छा। उसके बाद बुलाया फिर मोदी जी को। देख रहे हो राहुल गांधी को कितनी इज्जत दिलवा रहा हूँ मैं, और कहीं इतनी इज्जत मिलेगी जितनी मैं यहाँ दिलवा रहा हूँ। फिर मोदी जी को नहीं बुलाऊंगा यार। मोदी जी, मैं चाहता हूँ मोदी जी एंड में आए। मोदी जी ऐसे भी बड़े नेता है। मोदी जी को नहीं बुलाऊंगा, केजरीवाल को बुलाऊंगा। केजरीवाल, आई लव केजरीवाल। केजरीवाल को बुलाओ। मैं केजरीवाल ने बोला कि देखो जी मेरी पहली प्रेफरेंस, देखो जी मैं तो ये कहता हूँ कि जी सब मिले हुए जी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि फिर भी कोई मिला हुआ है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं भी जो है राहुल गांधी के साथ जाना चाहूँगा। मैं रामनाथ कोविंद जी को ही है दोबारा चाहता हूँ कि राष्ट्रपति के तौर पे यही आए, देश के अंदर यही चुने जाए। उन्होंने बोला अच्छा, रामनाथ कोविंद से बड़ा प्यार है तुम लोगों को? बोला हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यार है हमें। 5 साल जो पिछले इन्होंने जो हमारी सरकार चलाई है हमें समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार हम चला रहे हैं ये चला रहे हैं। और दूसरे नंबर पे जो है हम द्रौपदी मुर्मू को रखेंगे। बोला जसवंत सिन्हा से नहीं है क्या लगाव? बोला जसवंत सिन्हा से बहुत लगाव था मुझे, लेकिन दीदी जो है वो इनको ले आई। इनको हम पहले बोले थे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आए नहीं है। इस चक्कर में हमने कहा कि नहीं इनको रखेंगे तीसरे प्रेफरेंस पे। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद फिर किसको बुलाएं? बाद बुलाएंगे मोदी जी को। मोदी जी ने कहा कि देखो भाई भाइयों और बहनों, मैंने द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति के तौर पे रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले नंबर पे यही हो। दूसरे नंबर पे जो है मैं चाहूँगा कि आपका जो है रामनाथ कोविंद, अगर मान लीजिए ये नहीं होते हैं तो दूसरे नंबर पे रामनाथ कोविंद, और तीसरे पे जसवंत सिन्हा। ठीक है ना? मैं अपना वोट जो है क्लियर करके बैठा हूँ। फिर उसके बाद जो है और भी आते गए, ठीक है ना, आते गए लोग। और फिर से इन्होंने, किसी ने कहा आपका जो है वोटिंग्स, यार वोटिंग्स बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए जैसे हो रही है, ठीक है ना। फिर किसी ने कहा कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। उसके बाद जो है आपका कोई कह रहा है पहले पे ये तीसरे पे, ये दूसरे पे, ठीक है ना। इस तरह से जो है वोटिंग्स हुई। अब ऐसे करके सब लोगों ने वोट दिया। मैं ऐसे वोट दिलवाऊंगा तो 776 सांसदों का वोट दिलवाना पड़ेगा और फिर 4120 एमएलए का। तो बस इतना काफ़ी है, समझाने के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना समझ जाएंगे, ठीक है। इतने में देखते हैं आप किसको कैसे कैसे वोट मिला। अब गिनती शुरू होगी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है पेटी खोलेगा। पेटी खोलकर जो है वो क्या करेगा, बैलेट पेपर जो है सारे के सारे इकट्ठा करेगा और देखेगा। अब होगा आपका मतगणना होगी, प्रथम चरण की मतगणना, ठीक है ना। हाँ जी, पहले देखेंगे कि पहले नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा किसको चुना गया है। तो पहले नंबर पे 2 बार चुना गया द्रौपदी मुर्मू जी को, 2 बार चुना गया है आपका रामनाथ कोविंद जी को, और यहाँ पर जसवंत सिन्हा को तो 1 ही बार। तो इसका मतलब जसवंत सिन्हा तो रेस से बाहर हो गए। अब रेस किसके बीच में? रेस जो है वो आपका किसके बीच में? आपका द्रौपदी मुर्मू। इनको भी जो है 2 बार चुना गया, इनको भी 2 बार चुना गया पहले प्रेफरेंस पे। ये तो काम खराब हो गया यार, ये तो बिल्कुल काम खराब हो गया। अब ऐसे में कैसे पता चलेगा? जसवंत सिन्हा चलो माना कि उनको तो 1 ही बार किसी एक ही ने पहले प्रेफरेंस पे रखा। मुझे लग रहा दीदी होंगी, दीदी ने रखा होगा पहले प्रेफरेंस पे। अब दीदी ने पहले प्रेफरेंस पे रखा, बाकी और किसी ने रखा ही नहीं। अब ये तो बड़ी दिक्कत वाली हो गई। जसवंत सिन्हा तो पहले ही राउंड से बाहर हो गए। अब रामनाथ कोविंद और आपका जो है द्रौपदी मुर्मू के बीच में जो है अब देखना है कि भाई कौन बनेगा। तो प्रथम चरण में जो है दोनों के वोट एकदम बराबर हो गए। ऐसे रेयर टू रेयरेस्ट होता है, लेकिन ऐसा हो गया कि मान लो इत्तेफाक से ऐसा हो गया। तो उसके बाद क्या होगा? दूसरा चरण में क्या होगा? दूसरे चरण में देखेंगे कि दूसरे नंबर पे जो है प्रेफरेंस के तौर पे, दूसरे चरण में क्या होगा, हम देखेंगे कि दूसरे नंबर पे जो है सबसे ज़्यादा किसको रखने की कोशिश की गई है। तो दूसरे नंबर पे एक बार ये, एक बार ये, तो इनको 2 बार रखा गया है, और इनको दूसरे नंबर पे 1 ही बार। तो यहाँ पर जो है, और यहाँ की तो खैर आप हट ही गया, छोड़ दीजिए इस बात को। तो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा किसको है? आपका द्रौपदी मुर्मू। तो सिलेक्शन के तौर पे किसका हो गया? द्रौपदी मुर्मू विल बिकम द्रौपदी मुर्मू। अरे एक बार चेक करिए आ रहा है नहीं आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। कहीं ऐसा हो कि मैं दूसरे चरण की मतगणना जो है कहीं कुछ ज़्यादा नीचे कर बैठा। आ गया, नीचे आ गया क्या? कहाँ तक? दूसरे चरण की पहले यहाँ, इससे ऊपर सारा दिख रहा है, ये दिख रहे हैं सारे के सारे। अरे यार वोट काउंटिंग करवा रही है यार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का तुम काम बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं। आओ यार दोबारा देख लो एक बार कैसे गिनते हैं वोट को। भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है। ऐसे क्या दिमाग ख़राब, पहले से गिन के बैठे हुए ये लोग, ठीक है। देखिए कैसे होता है कि मान लो कि पहले देखते हैं कि पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा किसको चुना गया है। तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा किसको चुना गया है? द्रौपदी मुर्मू को 2 बार चुना गया है।
यहाँ पर 2 बार इनको चुना गया है, प्रथम चरण की मतगणना हो रही है। और जो है आपका यहाँ पर रामनाथ कोविंद को भी जो है 2 बार चुना गया है प्रथम नंबर पे, तो रामनाथ कोविंद भी हो गए। यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू हो गई और रामनाथ कोविंद होंगे, ठीक है, ध्यान रखना। और यशवंत सिन्हा को सिर्फ एक ही बार चुना गया, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये तो फिर बाहर ही हो गए, यशवंत सिन्हा ये बाहर हो गए। तो पहले चरण में पता नहीं चल पाया क्योंकि दोनों के वोट बराबर हो गए। अब ये इसके लिए क्या करें, फिर दूसरी बार देखेंगे, दूसरा चरण की मतगणना होगी और दूसरे में देखेंगे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको रखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे द्रौपदी मुर्मू को एक बार यहाँ 2 बार रखा गया है। वही दूसरे नंबर पे जो है रामनाथ कोविंद जी को जो है सिर्फ एक ही बार रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा बार दूसरे नंबर पर किसको रखा गया है, द्रौपदी मुर्मू जी को रखा गया है। तो हमारे देश की जो प्रेसिडेंट बनेंगी अगली कौन बनेगी, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। लो जी, करवा दिया मैंने चुनाव। चीफ इलेक्शन कमीशन क्या इलेक्शन करवाएगा, देखो मैंने कितनी सिंपल तरीके से इलेक्शन करवा के आपके बीच में रख दिया। हो गया, इलेक्शन हो गया। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ये कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब कि अपने वोट का पोर्शन जो है आपको बांटना पड़ेगा, कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ऐसे करके करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो है सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट क्या होता है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अरे यार, और प्रेफरेंस जो है, प्रेफरेंस क्या होता है कि प्रेफरेंस पे पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये भी प्रेफरेंस में होगा। एक तो वोट को बांटना है और दूसरा क्या है, प्रेफरेंस बेसिस पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट क्या होता है कि मान लो कि 2 चरण की मतगणना हो गई और फिर भी नहीं हो पाया सिलेक्शन, पता चल पाया, तीसरे चरण की भी मतगणना हो गई फिर भी पता नहीं चल पाया। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो मिस्टर ए है, मतलब जो यशवंत सिन्हा को जो दिए गए वोट्स है ना, वो सारे के सारे वोट्स को हम पकड़ेंगे और उन सारे के सारे वोट्स को पकड़ के जो क्या करेंगे, हम जो है रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू के जो है वोट्स में, वोट बैंक में हम क्या कर देंगे, उसके अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे और दोनों को बराबर बराबर बांट देंगे। और बराबर बराबर बांट कर जो है ये पता लगाएंगे कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिले उसमें, और फिर उसके बाद किसको मिले, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होंगे उसको क्या मान लेंगे हम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये है आपका सिंगल ट्रांसफेरेबल। तो तीनों टर्म समझ में आया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि आप अपने वोट को जो है पोर्शंस में बांटेंगे, और प्रेफरेंस का मतलब होता है कि पहले इसको फिर इसको फिर इसको, ठीक है जी। जैसे मान लो कि आपके पास जो है एक रोटी है, उसको आप जो है पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आपने 4 पार्ट बनाए, तो 4 पार्ट जो है 4 लोगों को देंगे। ये क्या है, आपने एक रोटी को पोर्शन में बांट दिया 4, और उसमें चार जो आपने पार्ट्स बनाए उसमें जो है ए को पहले दे रहे हैं या बी को पहले दे रहे हैं या सी को पहले दे रहे हैं। ये जो जिसको पहले देंगे फिर उसके बाद जो देंगे, ये उसके बाद जिसको देंगे, ये हो गया प्रेफरेंस, ठीक है ना, मानेंगे। और मान लो कि 4 में से 3 ने खा लिया, चौथा मना कर रहा है, तो वो जो चौथे वाला बचा हुआ उसको भी क्या कर देंगे, उसको भी डिवाइड कर देंगे इक्वली और तीनों में बांट देंगे कि भाई ले इतना इतना तो और भी ले लो, ये चौथा नहीं खा रहा। तो ये हो गया सिंगल ट्रांसफेरेबल। तो ये है पूरा का पूरा टर्म। अब मुझे बताओ मिस्टर गोलू, मिस्टर एक्स, कि क्या तुम्हें, यार गोली नाराज हो जाएगी यार, गोली को भी तो समझाना होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इलेक्शन कैसे होगा, प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। जनता वोट नहीं देती है, एमएलए और एमपी वोट देते हैं। तो पार्टिसिपेंट कौन है, एमएलए और एमपी में भी इलेक्टेड मेंबर्स, किसके, लोकसभा राज्यसभा के, और 28 राज्यों के और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी। उसका वैल्यू ऑफ वोट निकालेंगे। एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंटू में 1000। उसके बाद जो है आपका एमपीज का निकलेगा, वो कैसे निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइन टू द ऑल एमएलएस ऑफ दिस कंट्री अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ये निकल गया, ये हो गया वैल्यू ऑफ वोट। सबके वैल्यू ऑफ वोट निकल गए, कैसे कैसे थे वो मैंने सारे बता दिए। उसके बाद क्या करेंगे, वो सारे के सारे वैल्यू ऑफ वोट लेकर सारे के सारे जाएंगे वोट देने के लिए। वोट कैसे होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस के बेस पे वोट होगा। कैसे कैसे होता है मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। ये हो गया कंप्लीट आपका जो है वोटिंग, और ऐसे करके हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है चुन लिया। आज तक इतिहास के अंदर कभी भी, आई थिंक मेरे हिसाब से दूसरी चरण की मतगणना कभी नहीं हुई है, एक बार हुई थी बस। हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, आई थिंक मेरे हिसाब से चौथे प्रेसिडेंट जो हमारे देश के चुने गए थे, वीवी गिरी का जो प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन हुआ था, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आई थिंक मेरे हिसाब से दूसरे चरण की मतगणना हुई थी। और भी बहुत सारे बड़े बड़े कांड हुए थे उनके इलेक्शन के अंदर, वो सारी बातें पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का है, इसमें भी है। कहाँ कहाँ पे आएगा, कहाँ आएगा इसके अंदर, कौन से आर्टिकल में आएगा, मैं डिस्कस कहाँ कर पाऊँगा इनके बारे में डिस्कशन करूँगा मैं, कहाँ करूँगा, यही कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं आपको। बेसिकली हुआ क्या कि
आप देखेंगे 1969 के अंदर क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने बैंक को नेशनलाइज किया था, 14 बैंक को नेशनलाइज किया था, आप पढ़ेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। उसमें क्या हुआ, बैंकों को नेशनलाइज करने की वजह से जो है उनकी खुद के ही कांग्रेस की पार्टी के लोग जो है उनके खिलाफ खड़े हो गए थे, क्योंकि नेशनलाइजेशन जो है इंदिरा गांधी ने प्रपोज तो सबके सामने किया था, लेकिन जो उसको लागू करने की बात है तो जिम्मेदारी जो थी फाइनेंस मिनिस्टर की होती है ऐसी चीज़ों को लागू करना, बैंकिंग्स में रिफॉर्म करना फाइनेंस मिनिस्टर का पोर्टफोलियो होता है। लेकिन और पोर्टफोलियो जो था उस टाइम ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो था वो मोरारजी देसाई के पास था। मोरारजी देसाई को पहले क्या किया, इन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो उनसे छीना, और छीनने के बाद उन्होंने लागू कर दिया देश में क्या, बैंक नेशनलाइजेशन को। इससे क्या हो गया कि जो मोरारजी देसाई जो वैल्यू लेके जा सकते थे, जो उनका जो क्रेडिट बनता देश में, वो क्रेडिट जो है इंदिरा गांधी ने छीन लिया। और इससे क्या हो गया कि पूरे देश में जो है उनकी एक साख बन गई, क्योंकि बैंक्स का फ़ायदा आप तो लोग जानते ही हैं, महसूस करते ही होंगे सारे के सारे कि बैंक आपको सिक्योरिटी देता है, बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। बैंक आपको जो है टाइम में अगर कभी रिक्वायरमेंट हो तो लोन्स प्रोवाइड करता है, आपको हर तरह से बेनिफिट करता है बैंक आपको, अगर आप बैंक के अच्छे कस्टमर और क्लाइंट है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ, और लोगों को अच्छा फील होने की वजह से लोगों को लगा कि यार इंदिरा गांधी ने जन जन तक जो है बैंक की सेवा पहुँचा दी। इसकी वजह से क्या हो गया कि सारे के सारे लोग जो है वो इंदिरा गांधी की तरफ टिल्टेड हो गए, और जो गूंगी गुड़िया के नाम से जाना जाता था इंदिरा गांधी को, वो गूंगी गुड़िया जो है अब क्या करने लगी है, अब वो बोलने लग गई है। अब गूंगी गुड़िया के काम बोल रहे हैं, अब जो है गली गली में इंदिरा गांधी की चर्चा है। इस वजह से जो है कांग्रेस के वो लीडर्स जो और महत्वाकांक्षी है, वो भी अगर ऊपर उठना चाहते हैं, जैसे कि आपके सबसे ज़्यादा जो है सिंडिकेट्स के जो आपके नेता हुआ करते थे, और खासकर जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के कामराज, उनको लगा कि ये जो गूंगी गुड़िया है कल को और प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, इसलिए क्या किया 1969 के अंदर हमारे जो है तीसरे प्रेसिडेंट जो इंडिया के थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है, और उनके आकस्मिक मृत्यु की वजह से जो है राष्ट्रपति का जो सीट है वो खाली हो जाता है। और उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, वीवी गिरी होते हैं। तो वीवी गिरी उस टाइम पे जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे जो आने वाले थे, लेकिन प्रेसिडेंट का तो चुनना है ना कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि सिंडिकेट और प्लस कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इंदिरा गांधी के पर उतरने पड़ेंगे, उनके जो पावर्स जो अपने हाथ में वो लेती जा रही है, अगर इनको नहीं रोका तो कल को और ज़्यादा जो है मतलब कि एकदम मोनोपोलाइज कर लेंगे, सारे के सारे पावर को सेंट्रलाइज कर लेगी। इस चक्कर में एक चेक लगाने के लिए, एक रोक लगाने के लिए, एक बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए जो है इन्होंने क्या कर दिया, इंदिरा गांधी के सबसे बड़े राइवल, ये जो कह लो कि जिनसे मतभेद बहुत ज़्यादा रहते थे इंदिरा गांधी के, दैट नीलम संजीवा रेड्डी, उनका नाम का प्रस्ताव दे दिया इलेक्शन के अंदर। और इंदिरा गांधी को ये बात पता था कि ये नीलम संजीवा रेड्डी से मैं चिढ़ती हूँ या मतलब मेरे मतभेद हैं, उसके बावजूद भी उनको उतारने का मकसद ये है कि वो मुझ पर क्या चाहते हैं, कंट्रोल लगाना। इट वॉज अ मैसेज फॉर द इंदिरा गांधी की भाई आप लिमिट में आ जाओ, नहीं तो फिर हमारा राष्ट्रपति आ रहा है, आप जो भी बिल पास करोगे ये क्या कर देंगे, उसके ऊपर वीटो लगा देंगे, लो कर लो फिर। अब इंदिरा गांधी को लगा कि यार मेरा तो पॉलिटिकल करियर खाने की यार तैयारी में है ये लोग, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो काम खराब हो जाएगा, तो मैं प्रेसिडेंट अपने आप पसंद की। पार्टी ने डिसाइड किया नीलम संजीवा रेड्डी को, और पार्टी से बाहर जाना वॉज अ वेरी मतलब कि डिफिकल्ट थिंग, और बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं चैलेंजेबल थिंग था, लेकिन उसके बावजूद भी ये गई। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे वीवी गिरी से कहा कि अरे मालिक आप जो है एक काम करें, आप प्रेसिडेंट ना बने, मतलब कि एक्टिंग प्रेसिडेंट ना बने, आप सीधा प्रेसिडेंट के चुनाव में ही खड़े हो जाइए। बोला अरे हमको कौन करेगा सपोर्ट, नीलम संजीवा रेड्डी इतना बड़ा नाम है, उनको कांग्रेस की पूरी पार्टी समर्थन दे रही है, हमें कौन देगा समर्थन, हम नहीं जीत पाएंगे, रहने दीजिए, हमें एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहने दीजिए, और बाकी फिर चुनाव में देखिए कौन क्या खड़ा होता है वो संभालेगा जिम्मेदारी। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं ना, आप खड़े होइए प्रेसिडेंट के चुनाव में, बाकी हम देख लेंगे। अब इंदिरा गांधी ने जब बोला, ऊपर से बैंक नेशनलाइजेशन की इमेज बनी हुई थी इंदिरा गांधी की, तो इस वजह से लोगों का भी भरोसा था, तो वीवी गिरी को भी लगा कि शायद क्या पता कोई चमत्कार हो जाए। वीवी गिरी जो है वो देश के वाइस प्रेसिडेंट थे और एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले थे आर्टिकल 65 के तहत, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से ही इस्तीफा दे दिया। अभी तो हमारा प्रेसिडेंट जो है उसकी सीट वैकेंट हुई थी, अब ये वैकेशन जो है वो आपका वाइस प्रेसिडेंट के सीट पे भी आ गई, दोनों जगह वैकेंट हो गई। अब ना हमारे देश में राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है, ऐसे में हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम के रहे मोहम्मद हिदायतुल्लाह को अप्रोच किया कि सर आइए। अप्रोच क्या उन्हीं की सीट बनती थी, जब दोनों पोस्ट खाली हो जाते तो वही बनते थे। देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट टाइम, और ये वीवी गिरी जो है इलेक्शन में खड़े हो गए। पॉलिटिकल क्लास नहीं लिए थे ना ये,
शायद पॉलिटिकल क्लास जो है शायद नहीं लिए थे उस टाइम, हम यूट्यूब पे थे भी नहीं, तो इस चक्कर में हो सकता है कि उनको नहीं आइडिया रहा होगा कि भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं था पोस्ट वैकेंट करने का, इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और प्रेसिडेंट और आपका जो है गवर्नर के जो होते हैं ना, उनके लिए नहीं होता है, मतलब कि उनको नहीं देना पड़ता है इस्तीफा, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात सोचिए कि मान लीजिए कि अगर गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ जाता अगर, तो देश में अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर मान लो खड़ा होना होता है, जो जितने भी गवर्नर अगर वो भी चाहते हैं कि हम भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े हो, तो ऐसे तो अगर मान लो कि देश के अंदर 28 और 30 मतलब लगभग आपका जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिला के 30 क्या कहते हैं हमारे पास ये जो है गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अगर 10 लोग अगर सोच ले कि हमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना है, तो यार तो 10 स्टेट के अंदर हमारे तो क्या कहते हैं आपका वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि गवर्नर और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वाइस प्रेसिडेंट अगर खड़ा होता है तो इनको इस्तीफा देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जो है ये बिना मतलब इस्तीफा देकर जो है चले गए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी इन्होंने वैकेंट कर दी, जो कि ज़रूरत नहीं थी करने की। लेकिन खैर वो अलग बात है कि वो फिर भी जीत गए। अब ये एक तरफ खड़े हुए हैं वीवी गिरी, जिसको सपोर्ट किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। और एक तरफ खड़े हैं कौन? नीलम संजीवा रेड्डी, जिनको किसने सपोर्ट दिया? मेन स्ट्रीम कांग्रेस ने। अब इंदिरा गांधी के ऊपर जिम्मेदारी थी जिताने की, इतना मतलब वन ऑफ द बेस्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है आपका वीवी गिरी का। एकदम सस्पेंसिव इलेक्शन था बिल्कुल, आप देखेंगे तरीके से तो पूरी तरीके से जो एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्या आने वाला है। इंदिरा गांधी आती हैं, जैसे एक रिक्वेस्ट करनी होती है ना प्रेसिडेंट के को वोट देने के लिए, तो ये आकर अब इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि नीलम संजीवा रेड्डी के लिए वोट मांगेंगे। इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं सारे के सारे माननीय सदस्य कैसे कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ अपने आत्मा की आवाज़ सुने और जो भी सही प्रत्याशी है उसको जो है उसका चयन करे। ले आपको नीलम संजीवा रेड्डी का नाम लिया था, आपने लिया नहीं, या मतलब उनको रिक्वेस्ट करके करना था, नहीं किया आपने, और आपने मन की आवाज़ की बात कर दी। सबको समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी जो है वो वीवी गिरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। बस सब लोगों ने वही इशारा पकड़ लिया, सबको समझ में आ गया था कि भाई अगले प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से इंदिरा गांधी होंगी। इंदिरा गांधी का वर्चस्व सबको दिखने लग गया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इंदिरा गांधी से जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो इस चक्कर में जो सारे के सारे लोगों ने क्या किया, वोट देना स्टार्ट किया। एंड देन वीवी गिरी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बिकेम। सो दैट इज़ द थिंग दैट यू विल फाइंड आउट कि ये चीज़ आपका मतलब ये एक बार केस में हुआ था। और वीवी गिरी का जो चुनाव हुआ था तो उसमें जो काउंटिंग्स हुई थी वोट्स की, वो सेकंड टर्म में जो है जाकर जो है कंप्लीट हुई थी। मतलब दूसरे चरण की मतगणना के बाद जो है पता चला था कि वीवी गिरी हमारे देश के प्रेसिडेंट है। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस था नीलम संजीवा रेड्डी और प्लस आपका जो है वीवी गिरी के बीच में। सो दिस वॉज द केस ऑफ 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ आई विल से द वीवी गिरी के मतलब के बारे में आपको मैंने बताया। ये था अभी तक आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 54 प्लस आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होने के लिए और क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या आपका टर्म होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, कंडीशंस क्या होते हैं, शपथ कैसे ली जाती है, कौन दिलवाता है, ठीक है। और आपका रिमूवल जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं वो कैसे होता है, पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट की, वो सारी बातें बहुत डिटेल में आपके सामने क्या कहते हैं जो है मैं आप लोगों के सामने करने वाला हूँ। और आई विश कि जो है आपका नेक्स्ट क्लास में आप लोग बने रहेंगे। तब तक के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें सही से, और कहीं पे अगर कोई लग रहा है कि कोई मतलब कि आपका जो है करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो बता देना, हम लोग उसको देख लेंगे। क्योंकि कभी कभी फ्लो में हो जाता है, ठीक है, पता बहुत कुछ रहता है लेकिन फ्लो में जो है कितना क्या एक्सप्रेस करना है तो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड, आप लोग मैच्योर ऑडियंस हैं, देन आई विश कि आप लोग ये समझेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल माई कॉन्फैक्ट्स।